अब हम बात करें, क्योंकि हमें वोल्टेज कनेक्शन पढ़ना है और उसके न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, कनेक्शन की डिज़ाइन करनी है, तो कुछ टर्मिनोलॉजी हमें पता होनी चाहिए। बिना टर्मिनोलॉजी के हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो टर्मिनोलॉजी की जब हम बात करेंगे तो धीरे धीरे हमें टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। तो हमने कल जो बात करी थी, हमने बोला था एक बोल्ट होता है ना, उसके बारे में जाना था, बोल्ट का डायग्राम बनाया था, बोल्ट के शंक को समझा था, नट को समझा था, उसमें थ्रेड कैसे बनती हैं, कितना डायमीटर होता है, क्या होता है, ये सब हमने कल की क्लास में पढ़ा था। आज हम उसी बोल्ट को, जब जॉइंट बनाना है भाई, बोल्ट लगना ही कायम है कहीं कनेक्शन करने के लिए, तो मैंने ये पढ़ा ही था कि ये बोल्ट है, इसका ये वाला मैंने बोला था क्या हो गया पार्ट, ये मैंने पार्ट पढ़ा था जिसको हमने बोला था हेड है, और हेड में कितना हेक्सागोनल है, मतलब 1 2 3 4 5 6, कई ऑक्टागोनल भी होते हैं बड़े बड़े नट, हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल नहीं रहेंगे इसके हेड। उसके बाद ये वाला पोर्शन आपका शंक कहलाएगा। अगर मैं बात करूं, ये कहलाएगा प्लेन शंक, जहां से ये जुड़ा वो हुआ रूट, और नीचे जो इस पे थ्रेड बनी है ये कहलाएगी आपकी उसकी थ्रेड है। ठीक है, पूरे इसको मैं बोल दूंगा बोल्ट, लेकिन ये फुल्ली थ्रेडेड बोल्ट नहीं है, ये पार्शली थ्रेडेड है ना, हाफ ऑफ द पोर्शन या हाफ थ्रेडेड बोल भी सकते हैं, हाफ नहीं है क्योंकि अगर ये सेंटर से होता तो हाफ होता, ये हाफ नहीं है, तो पार्शली थ्रेडेड है, जहां तक की जरूरत है वहां तक है, बाकी है। मैंने बोला इस शंक का जो डायमीटर है, जो सबसे आउटर मोस्ट जो डायमीटर है इस शंक का, वह मेरा कहलाएगा नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, वो मेरा कहलाएगा नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, है ना। अब मैंने क्या बताया कि ये तो हो गया मेरा कौन सा, पार्शली थ्रेडेड या हाफ थ्रेडेड, है ना। दूसरा मेरा होता है फुल्ली थ्रेडेड, ये मेरा हो गया फुल्ली थ्रेडेड। इस फुल्ली थ्रेडेड में लास्ट थ्रेड के बाद रूट दिखती है, या इसको भी देखता हूं तो इसके बाद, ध्यान से देखिए, इसके बाद इस थ्रेड के बाद छोटे से हिस्से पे थ्रेड नहीं बनी, ये रूट कहलाएगा, ये आपका हेड कहलाएगा। ये मैंने इस पर नट टाइट कर दिया इसलिए ऐसा दिख रहा है। अगर ध्यान से देखता हूं तो ये मेरा इसका आउटर से आउटर वाला पार्ट डायमीटर कहलाएगा। ये पूरा मेरा क्या बन गया है, थ्रेड बन गया, और इसको मैं बोलूंगा फुल्ली थ्रेडेड। इतने से को तो निग्लिजिबल कर देते हैं, जो ये रूट वाला पार्ट है जिसमें थ्रेड नहीं बनी, वो निग्लिजिबल टाइप मान के चलते हैं। तो ये कहलाएगा फुल्ली थ्रेडेड, ये कहलाएगा पार्शली थ्रेडेड, है ना। तो फुल्ली थ्रेडेड में डायमीटर आपका शंक का जो है, यहां से आप देख लेंगे, इसमें भी आप देख तो यहां से सकते हैं, तो आउटर ये डायमीटर आपका कहलाएगा। ऊपर हेड आपका इसका ऑक्टागोनल होता है। ये तो मैंने बोल्ट की बात कर दी, और नट आपका ये है ही, तो नट भी हेक्सागोनल ही है, 1 2 3 4 5 6 साइड है, ऑक्टागोनल भी हो सकता है। नट को बस ऐसे बोल्ट से टाइट कर देंगे, किसके हेल्प से, रेंच की हेल्प से, प्लायर की हेल्प से, इसका जो पाना आता है शुद्ध भाषा में बोले तो उसकी हेल्प से। तो ये मेरा इस तरीके से कनेक्शन में जहाँ भी मुझे टाइट करना है मैं टाइट कर दूंगा। दूसरी चीज ना, सेम इस पे भी मैं कर दूंगा। तो इस वाले में क्या फायदा है कि कई बार जैसे मुझे प्लेट की थिकनेस मालूम है, एक एग्जांपल के लिए, कि प्लेट की थिकनेस अगर 16 mm है तो 16 mm तक का ये पोर्शन रहेगा जिसपे थ्रेड नहीं रहेगी, है ना। तो कॉन्टेक्ट एरिया अच्छा हो जाएगा। फुल्ली थ्रेडेड और हाफ थ्रेडेड में क्या डिफरेंस आ जाएगा, फुल्ली थ्रेडेड में कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ प्लेट में हर जगह आपका गैप दिखेगा, क्योंकि इस तरीके से थ्रेड रहती है। अगर ध्यान से देखते होंगे आप तो ऐसे गैप 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 रहता है। जबकि हाफ थ्रेडेड में क्या होगा कि थ्रेड वाले पोर्शन तक मान लो आपको यहीं तक बोल्ट टाइट करना, और ये वाला पोर्शन प्लेट के साथ लग गया, तो इससे क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन आपका यहाँ स्लिप होने की चांस कम रहेगी और फिक्स रहेगा। ये चीजें रहती हैं, ये दोनों चीजें हैं आपकी। तो मैंने बोला कि इस बोल्ट के डायमीटर में तो मैं कुछ कर नहीं सकता, इस बोल्ट के डायमीटर में तो मैं कुछ कर नहीं सकता। क्यों नहीं कर सकता इस बोल्ट के डायमीटर में? रीजन बीइंग दैट कि क्योंकि ये तो मशीन से जो बन के आ गया तो आ गया, मशीन से जो बन के आ गया तो आ गया, उसको मैं कुछ कर नहीं सकता। लेकिन ये बोल्ट अब अपन आराम से नट बोल्ट यहां खड़े होके लगा ले रहा है। जब फील्ड में जाते हैं, टावर बनाते हैं या कुछ भी बनाते हैं, मोबाइल टावर का ही एग्जांपल ले लो, या और दूसरे टावर, बड़े बड़े टावर रहते हैं, है ना। तो इन टावरों को जब कनेक्ट करने जाओगे तो वहां पे अगर मैंने गलती से जितना बोल्ट का डायमीटर है उतना ही अगर मैंने जिस कनेक्शन का डायमीटर रख दिया, तो उस टाइम पे इतनी ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए पड़ेगी कि इसकी थ्रेड खराब ना हो, इसकी थ्रेड खराब ना हो। तो दो चीजें समझो, जब मेरा सेम डायमीटर ऑफ शंक रख दूं और सेम होल ऑफ का डायमीटर भी सेम रख दूं, तो मेरी चांसेस होती हैं कि इसकी थ्रेड खराब हो, पहली चीज। दूसरी मेरी चांस ये भी होती है कि
जब इसको मैं कसने जाऊं, हवा में लटक के सोचना, जब ऊपर टावर पे लटक रहे होगे तो वहां चांसेस, इसको अलाइन करना इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान अलाइन करना नहीं होता। अगर बिल्कुल टाइट टू टाइट ये जाएगा तो इतना आसान अलाइन करना इसको नहीं होता है। तो इस केस पे मैं क्या करता हूं, मान लीजिए एग्जांपल के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि ये मेरी प्लेट है और प्लेट का डायमीटर मैंने उतना ही रखा जितना मेरा बोल्ट का डायमीटर था। समझना, बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर जितना था उतना ही मैंने क्या रख दिया, उतना ही मैंने इसका डायमीटर रखा। जरा ध्यान से देखो इसको, मैंने प्लेट का डायमीटर और बोल्ट का डायमीटर सेम रख दिया। जब मैं इसको रखूंगा और अंदर करूंगा तो ये इतनी आसानी से जाएगा क्या बोल्ट? नहीं जाएगा। और नहीं जाएगा तो ठोका पीटी करी तो इसकी थ्रेड खराब। थ्रेड यहां खराब होने से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब मुझे कनेक्शन में खाली बोल्ट अकेले से कनेक्शन नहीं होगा, पीछे क्या लगाना पड़ेगा? नट। तो जब इतना ये टाइट जाएगा तो थ्रेड खराब होने की चांसेस रहेंगी। इसलिए इस केस पे मैं क्या करता हूं, जो बोल्ट होल की बात करता हूं, जहां वो जाना है, कितना मुश्किल से जा रहा समझो, टाइट कर करके और ना पाने से जा रहा है ना। तो ये तो जब मैं यहां परेशान हो रहा हूं, ऊपर लटक के ऐसे मुझे परेशान होना पड़ेगा। तो उस केस में मैं क्या करता हूं, उस केस में मैं प्लेट में जो होल है एज पर आईएस कोड बढ़ाता हूं, अपनी मर्जी से नहीं बढ़ाता, एज पर आईएस कोड पढ़ाता हूं। और आईएस कोड के पेज नंबर 73 पे, आईएस कोड के पेज नंबर 73 पे टेबल नंबर 19 पे आपको दिया होगा, अभी क्या दिया होगा बात करेंगे। तो मैंने बोला जब मैंने होल बना लिए किसके बराबर, डायमीटर ऑफ शंक के बराबर बना लिया, या डायमीटर ऑफ बोल्ट शंक के बराबर मैंने इसका डायमीटर बना लिया, तो ये जाने में दिक्कत कर रहा है। अगर मैं इस होल को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, मैंने क्या किया, इस होल को बढ़ा दिया, और बढ़ाने के बाद मैं अगर बोल्ट को इस प्लेट के अंदर, देखिए अब मेरा बोल्ट का डायमीटर ज्यादा है, मेरा बोल्ट का डायमीटर उतना ही है, मेरा होल का डायमीटर ज्यादा, तो कितनी आसानी से ये चला गया, क्यों चला गया? क्योंकि मेरा डायमीटर ऑफ होल इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ बोल्ट, इसलिए ये आसानी से चला गया। और आसानी से चले जाने के बाद मैंने इस पे क्या टाइट कर दिया, पीछे से यहां ऐसे रेंच लगाया, यहां से मैंने इसको टाइट कर दिया, और ये मेरा क्या हो गया, कनेक्शन हो गया। अब जब मेरा बोल्ट का स्पेस बड़ा था तो मैं हवा में भी लटक के बोल्ट को इजीली अलाइन कर सकता हूं। इसलिए बोल्टेड कनेक्शन में डायमीटर ऑफ होल हम डायमीटर ऑफ शंक से बड़ा रखते हैं। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि ये अपने को घर में बैठ के टाइट नहीं करना कि कितना करना, ये फील्ड में जब टाइट करने जाते हैं, लड़क के टाइट करने जाते हैं, हवा में टाइट करने जाते हैं, क्योंकि आप ये कनेक्शन करोगे, फैब्रिकेशन करोगे, ऐसे नीचे बैठ के नहीं करते, इसको तो ऊपर जोड़ना पड़ता है एक एक करके। तो समझ में आ गया कि इस बोल्ट के डायमीटर को अगर मैं प्लेट का डायमीटर बनाता हूं तो लफड़ा है। क्या लफड़ा है? बोल्ट की थ्रेड खराब हो सकती है, बोल्ट बड़ी मुश्किल से टाइट होके जाएगा, तो थ्रेड खराब होने से बाद में इसमें नट चढ़ने में दिक्कत आएगी। इसलिए मैं करता हूं कि मेरा जितना मेरा बोल्ट का डायमीटर है, उससे ज्यादा किसका डायमीटर हो जाए, उससे ज्यादा मेरे प्लेट का डायमीटर हो जाए। तो इसी को मैंने बोल दिया। जब देखो अब ये मेरा बोल्ट है, ये मेरा डायमीटर ज्यादा, कितनी आसानी से चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि डायमीटर ऑफ होल इज ग्रेटर देन डायमीटर ऑफ बोल्ट। अपनी मर्जी से बहुत ज्यादा नहीं करना है, कोडल प्रोविजन से करना है। तो इसी को थोड़ी सी भाषा में लिख के देखते हैं। तो मैंने लिखा बोल्ट होल्स, है ना, बोल्ट के लिए जो होल करते हैं क्या होता है, बोल्ट होल्स आर यूजली ड्रिल्ड। अब क्या होता है, आपने ड्रिलिंग मशीन देखी, हर कहीं लगा देते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन ड्रिल से अच्छा पंचिंग को मानते हैं। ड्रिल में तो क्या ऐसे ऐसे डायमीटर बन के ड्रिल करता है, थोड़ा सा वो लगता है,
पंच मतलब देखा कागज में पंचिंग मशीन आती है, ऐसे रखा और फट से पंच किया तो प्रॉपर छेद होगा, जितना उसका पंच मशीन का वो जो क्रॉस सेक्शनल बना हुआ उतना ही एरिया का सर्कुलर बनेगा। तो पंचिंग ज्यादा अच्छी प्रेफरेबल मानते हैं हम, बोल्ट होल के लिए ड्रिलिंग को नहीं मानते, पहली चीज। तो यही मैंने लिखा, बोल्ट होल्स आर यूजली ड्रिल्ड, जनरली ड्रिल करते हैं, लेकिन पंच होल ब्रैकेट में लिख दिया पंच फील्ड साइज और पंच अंडर साइज एंड रिम्ड। कई जगह कितना होगा वो हमें नहीं पता, तो या तो हम बिल्कुल परफेक्ट, जब हमें मालूम है तो परफेक्ट हम क्या करते हैं, पहले डायमीटर का सेम परफेक्ट डायमीटर जितना चाहिए उतने का पंच कर देते एक बार में, मेरा काम खत्म। और कई बार क्या करते हैं, थोड़ा सा कम, मतलब एक्चुअल डायमीटर चाहिए ताकि फिट हो जाए, वो जरूरत की बात है, फिट हो जाए, तो उस केस में थोड़ा कम डायमीटर का पंच करते हैं और उसको फिर बाद में बढ़ाते हैं एज अ बोल्ट कंडीशन। तो वही लिखा पंच फिल साइज पूरा जितना हो, या पंच अंडर साइज एंड रिम्ड, वापस उसको वो कर दिया। आर प्रिफर्ड बाय स्टील फैब्रिकेटर बिकॉज इट इज सिंपल एंड सेव द टाइम। ऑफ कोर्स ड्रिल में लगाओगे घुमाओगे टाइम ज्यादा लगेगा, पंच में से कच किया एक छेद हो गया है ना, तो इसलिए फैब्रिकेटर यूज करता है। आईएस कोड के हिसाब से पंच होल उसी मटेरियल पे कर सकते हैं जिसका F/360 Nm² से ज्यादा नहीं हो और थिकनेस ऑफ जो प्लेट है वो 5600 डिवाइडेड बाय यील्ड स्ट्रेस mm तक हो। उससे ज्यादा अगर होगी तो हम पंच नहीं कर पाएंगे, तब हम ड्रिल करेंगे। सेकंड, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल की बात करी तो डायमीटर ऑफ बोल्ट होल इज लार्जर देन द नॉमिनल डायमीटर ब्रैकेट में शंक डायमीटर ऑफ बोल्ट टू फैसिलिटेट इरेक्शन एंड टू अलाउ फॉर एक्यूरेंस इन द फैब्रिकेशन। ठीक है, होल्स आर क्या होता है, एक स्टैंडर्ड क्लियरेंस होल होता है, नॉर्मल जितना बोल्ट का होल होगा उतना ही। सेकंड, ओवरसाइज होल ऑफ द, ओवरसाइज मतलब या तो बोल्ट के डायमीटर के बराबर रख दो तो वो नॉर्मल साइज कहलाएगा, और ओवरसाइज क्या कहलाएगा, जितने में बोल्ट आ रहा है उसके और ज्यादा डायमीटर तक कर दोगे तो वो कहलाएगा ओवरसाइज होल। तो होल ऑफ द साइज लार्जर देन द स्टैंडर्ड क्लियरेंस होल यूज इन स्लिप रेजिस्टेंस कनेक्शन। तो इतना होल करेंगे बोल्ट के डायमीटर से ज्यादा। बोल्ट का डायमीटर मतलब शंक का डायमीटर, हेड का नहीं, हेड का तो ऑलवेज डायमीटर इज ग्रेटर देन, हेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन द शंक डायमीटर, बराबर नहीं हो सकता, फिर तो मतलब ही नहीं ना, बोल्ट इसी तो रुकता है। अगर बोल्ट का डायमीटर शंक के डायमीटर के बराबर हो गया तो बोल्ट का कोई लेना ही देना नहीं, कोई मतलब का काम नहीं। तो ये कहलाता है मेरा स्टैंडर्ड क्लियरेंस होल से अगर ज्यादा हो जाएगा डायमीटर तो वो कहलाएगा ओवरसाइज होल। उसके बाद होता है शॉर्ट एंड लॉन्ग स्लॉट, है ना। शॉर्ट एंड लॉन्ग स्लॉट जनरली कहां देखने को मिलेगा, अगर मैंने देखा हो बचपन में स्केट चलाएं, स्केट्स, उस स्केट को बड़ा छोटा करने के लिए, मतलब जहां मुझे साइज वाइज चेंज करना होगा मैं इस तरीके से होल कर लेता हूं, थोड़ा सा बड़े साइज का होल कर लेता हूं, और जहां मुझे जरूरत होगी वहां पे मैं बोल्ट को टाइट करने के लिए कर सकता हूं। तो छोटा बड़ा स्लॉटेड होल करता हूं, इसको मैं बोलता हूं स्लॉटेड होल। कौन सा होल है ये, स्लॉटेड। कौन सा होल है, स्लॉटेड होल्स। ठीक है, तो ये मैं करता हूं, स्लॉटेड होल में करता हूं। कहां, जैसे एग्जांपल मैंने बताया स्केट, बच्चे जो चलाते हैं ना स्केट्स करते हैं, है ना, तो वो स्केट्स में अपन रोलर स्केट्स आते हैं उस पे देखना बड़ा छोटा करने के लिए इस तरीके का स्लॉट रहता है और उसको फिर हम नट से टाइट कर देते हैं जिस साइज पे हमें फिक्स करना। तो ये हो गया, तो इसको लिखिए, फिर अपन इसके कोडल प्रोविजन की बात करते हैं। तो अगर हम बात करें टेबल नंबर 19 आईएएस कोड 800/2007 पेज नंबर 73 पे, तो आपको एक टेबल लिखी रहेगी, लिखा रहेगा टेबल नंबर 19 क्लियरेंस फॉर द फास्टनर होल क्लॉज 10.2.1। जो भी मैंने डेफिनेशन की बात करी वो सब आपको पेज नंबर 73 पे ऊपर 10.2.1 क्लियरेंस ऑफ द होल ऑफ द फास्टनर्स पे लिखा मिलेगा, है ना। मैंने समझाया उसको थोड़ा अलग तरीके से, बाकी मिलेगा, अगर आप भूल गए तो वहां से लिख सकते हो। ये टेबल की याद करता हूं मैं। टेबल पे बात करी तो मैंने बोला कि एक तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ, क्या हो जाएगा टेबल पे, एक हो जाएगा मेरा नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट। ठीक है, किससे शो करते हैं इसको, स्मॉल डी से। ठीक है, किससे शो कर देंगे, स्मॉल डी से, काय में, इन mm में। और दूसरा हो जाएगा आपका क्या,
डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, डायमीटर ऑफ बोल्ट होल, इसको आप डी नॉट से शो करोगे और इन में, ठीक है। वहां ऐसा नहीं लिखा होगा जैसा मैं समझा रहा हूं, वहां सीधा सीधा लिखा है, बहुत सारा टेबल में कुछ लिखा है। अगर उसको पढ़ने की कोशिश करते हो तो सीरियल नंबर, सेकंड लिखा 12 14 16 22 24 लार्जर देन 24, उसमें लिखा स्टैंडर्ड क्लियरेंस विद डायमीटर एंड स्लॉट विथ ऑफ स्लॉट 1 2 2 3। दूसरा ओवर साइज के लिए क्या करना है, तीसरा शॉर्ट स्लॉट के लिए और लॉन्ग स्लॉट के लिए। हम तो स्टैंडर्ड क्लियरेंस डायमीटर एंड विड्थ ऑफ स्लॉट की बात करेंगे फिलहाल, ठीक है। तो मैंने बोला कि अगर मेरा डायमीटर 12 mm से 14 mm के बीच में है, अगर मेरा डायमीटर ऑफ बोल्ट 12 mm से 14 mm के बीच में है, अगर मेरा डायमीटर ऑफ बोल्ट 12 mm से 14 mm के बीच में है, तो ये मेरा कितना हो जाएगा, नॉमिनल डायमीटर प्लस 1 mm, ये मेरा हो जाएगा नॉमिनल डायमीटर प्लस 1 mm हो जाएगा। अगर मेरा डायमीटर ऑफ बोल्ट 16 mm से लेकर 24 mm तक के बीच में है, देखें तो वहां 16 से 22 और फिर 24 दिया, लेकिन मतलब वही है इसलिए अलग से नहीं लिख रहा। 16 mm से लेके 24 mm तक अगर डायमीटर ऑफ बोल्ट है तो उस केस में ये मेरा हो जाएगा D+2, उस केस में ये मेरा हो जाएगा D+2। अगर मेरा डायमीटर इज ग्रेटर देन 24 mm है, अगर मेरा डायमीटर लार्जर देन 24 mm है, अगर मेरा डायमीटर लार्जर देन 24 mm है, लार्जर देन 24 mm है, अगर मेरा नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, तो उस केस पे ही हो जाएगा D+3 mm। तो यही आपका लिखा हुआ है, इसकी क्यों जरूरत पड़ी समझाया। अगर सेम नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट और नॉमिनल डायमीटर ऑफ होल को बराबर करता हो तो उस केस में अलाइनमेंट की प्रॉब्लम आती है और एक्यूरेसी कम हो जाती है। उसको इजीनेस करने के लिए हम डायमीटर, अगर मेरा डायमीटर ऑफ बोल्ट 12 से 14 mm के बीच में है तो 1 mm और बढ़ा दूंगा। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरा 12 mm है तो होल 13 mm का करूंगा, है ना। इसको यहाँ एग्जाम्पल से समझो, है ना। मैंने बोला अगर मेरा D 12 mm है तो डायमीटर ऑफ होल मेरा DO कितना हो जाएगा, 12 + 1 13 mm, ठीक है। अगर मैंने बोला मेरा डायमीटर 14 mm है तो मेरा डायमीटर ऑफ होल कितना हो जाएगा, 14 + 1 15 mm, ये केस फर्स्ट हो गया। अगर मैंने बोला मेरा डायमीटर ऑफ होल 18 mm है तो उस केस में डायमीटर ऑफ होल कितना, डायमीटर ऑफ बोल्ट अगर मेरा 18 mm है तो डायमीटर ऑफ होल कितना हो जाएगा, D+2, तो 18 + 2 मतलब 20 mm। अगर मेरा डायमीटर ऑफ बोल्ट मान लीजिए 20 mm है तो ये कितना हो जाएगा मेरा D0 20 + 2 माने 22 mm, ये मतलब है और कुछ नहीं, ठीक है। सिमिलरली मेरा डायमीटर ऑफ बोल्ट अगर 30 mm है तो डायमीटर ऑफ होल मेरा कितना हो जाएगा, केस थर्ड, लार्जर देन 24 mm, इट इज ग्रेटर देन 24 mm, तो D0 मेरा रेंज आ जाएगा D+3 के बराबर, तो 30 + 3 33 mm का होल मुझे करना पड़ेगा। आगे समझ में ये कहानी है, तो इसको एक बार लिख लीजिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात कर रहे हैं हम, जो आगे लगेंगी, सुनने को आएंगी बार बार और कहीं ना कहीं यूज करनी पड़ेगी, याद रखिएगा। तो मैंने बोला कि एक प्लेट है अगर मेरे पास, इसी पे सब डेफिनेशन और उनके बारे में बात करेंगे। मैंने एक प्लेट है मेरे पास मान लीजिए इस तरीके से, और इस प्लेट में कुछ बोल्ट्स लगे हुए हैं। ये रिवेट के लिए भी सेम डेफिनेशन होती है और बोल्ट के लिए भी सेम डेफिनेशन होती है। तो इस तरीके से मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए मेरे क्या लगे हुए हैं, एग्जाम्पल के लिए मेरे बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है, या बोल्ट होल है मान लीजिए, ठीक। और मेरा जो एक्शन ऑफ फोर्स या स्ट्रेस है, मेरा जो एक्शन ऑफ फोर्स या स्ट्रेस है मान लीजिए P वो ये है, ठीक है। एक्शन ऑफ फोर्स, इसको लोड लिख देता हूं मैं, है ना, फोर्स लिख देता हूं क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन होगा। तो जो मेरा एक्शन ऑफ फोर्स है F,
वो एक्शन ऑफ फोर्स मेरा ये है, मान लीजिए। बहुत अच्छे से समझना चीज़ें, बहुत काम की चीज़ें हैं, है ना, यही कन्फ्यूजन होता है। तो मैंने बोला कि कुछ कुछ डेफिनेशन आएंगी जो सुनते चलना है। पहली डेफिनेशन मैंने बोली, फोर्स के पैरेलल दो एडजेसेंट, एक के बाद एक, फोर्स के पैरेलल दो एडजेसेंट बोल्ट होल के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस को, ध्यान से सुनना, दो एडजेसेंट, एक के बाद एक, दो एडजेसेंट बोल्ट होल के सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी को, डिस्टेंस को, स्पेसिंग को मैं पिच बोलता हूं। क्या बोलता हूं? पिच। मैंने बोला फोर्स के पैरेलल, कान खोल के सुनना, फोर्स के पैरेलल दो, फोर्स के पैरेलल दो एडजेसेंट, फोर्स के पैरेलल दो एडजेसेंट, फोर्स के पैरेलल समांतर, फोर्स के पैरेलल दो एडजेसेंट बोल्ट के सेंटर से सेंटर ऑफ होल के, क्या बोला? दो एडजेसेंट बोल्ट होल के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस को मैं पिच बोलता हूं या स्पेसिंग बोलता हूं। पिच मतलब मेरी यहां क्या है? स्पेसिंग। समझ में आ गई? फिर मैंने बोला दो एडजेसेंट बोल्ट के होल के सेंटर से सेंटर, शब्द पकड़ते चलना और सुनते चलना। मैंने बोला दो एडजेसेंट बोल्ट के, दो एडजेसेंट बोल्ट के, दो एडजेसेंट बोल्ट के सेंटर से सेंटर होल पर, दो एडजेसेंट बोल्ट के होल, दो एडजेसेंट बोल्ट के होल्स के सेंटर से सेंटर, के सेंटर से सेंटर, के सेंटर से सेंटर, क्या बोला? फिर से सुनना, दो एडजेसेंट, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ये इससे एडजेसेंट, ये इससे एडजेसेंट, दो एडजेसेंट बोल्ट के होल, मतलब बोल्ट होल, दो एडजेसेंट बोल्ट होल की सेंटर से सेंटर डिस्टेंस को गेज डिस्टेंस बोलते हैं। सर ये तो पिच थी। बेटा दोनों में मेन डिफरेंस होगा, दो सेंटर से सेंटर बोल्ट, दो एडजेसेंट बोल्ट होल के सेंटर से सेंटर डिस्टेंस को अगर फोर्स के पैरेलल नापा तो पिच है, और अगर फोर्स के परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल में नापा, फोर्स इस डायरेक्शन में अगर उसके 90 डिग्री पे नापा तो बेटा वो गेज डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है सर? गेज डिस्टेंस स्मॉल जी से शो करते हैं। फिर से सुना, फिर से सुन लो, कान खोल के सुन लेना, समझ लेना, आराम से लिखेंगे सब हम। मैंने बोला फोर्स के पैरेलल कौन मेन काम कर रहा है? फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन, एक्शन ऑफ डायरेक्शन, फोर्स किस डायरेक्शन पे लग रहा, फोर्स के कारण स्ट्रेस किस डायरेक्शन पे आ रही, फोर्स कैसे ट्रांसफर हो रहा, फोर्स कैसे ट्रांसफर हो रहा, उसके रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग नहीं, उसके अकॉर्डिंग जब मैं बात करूंगा तो उस अकॉर्डिंगली अगर फोर्स के पैरेलल दो एडजेसेंट बोल्ट होल के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस को अगर मैं फोर्स के पैरेलल नाप रहा हूं, मैं फोर्स के एक्शन के, फोर्स की डायरेक्शन के पैरेलल अगर दो एडजेसेंट बोल्ट होल के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस को नाप रहा हूं तो उसका सुंदर सा ब्यूटीफुल सा नाम है पिच डिस्टेंस या पिच या स्पेसिंग। लेकिन अगर मैं फोर्स के परपेंडिकुलर दो बोल्ट होल्स के, फोर्स के एक्शन के परपेंडिकुलर दो बोल्ट एडजेसेंट, कौन से एडजेसेंट, दो एडजेसेंट बोल्ट होल के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस को फोर्स के परपेंडिकुलर नाप रहा हूं
फोर्स के परपेंडिकुलर नाप रहा हूं, फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, उसके परपेंडिकुलर दो एडजेसेंट, इसके बाद ये दो एडजेसेंट बोल्ट होल के सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस अगर मैं फोर्स के परपेंडिकुलर नापता हूं तो गेज डिस्टेंस, फोर्स के पैरेलल नापता हूं, दो एडजेसेंट के फोर्स के पैरेलल नापता हूं, ये और ये समांतर नापता हूं फोर्स की डायरेक्शन के, तो पेच। किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगली डेफिनेशन आएगी आपकी एज डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? एज डिस्टेंस। तो फिर मैंने बोला अगर मैं सबसे कॉर्नर प्लेट के कॉर्नर वाले, अगर मैं प्लेट के कॉर्नर वाले बोल्ट होल से प्लेट का कॉर्नर नाप दूं, अगर मैंने बोला प्लेट के सबसे कॉर्नर वाले बोल्ट होल के सेंटर से, मैंने बोला प्लेट के कॉर्नर के बोल्ट के सेंटर से अगर मैं प्लेट का कोना नाप दूं तो इस डिस्टेंस को मैं बोलूंगा एंड डिस्टेंस। हो सर, लेकिन एंड डिस्टेंस इज ऑलवेज पैरेलल टू एक्शन ऑफ फोर्स। इसका मतलब यह हुआ कि सर अगर दो एडजेसेंट बोल्ट की मैं डिस्टेंस नाप दे रहा हूं और फोर्स के पैरेलल नाप दे रहा हूं, दैट इज पिच। और सर अगर मैं कॉर्नर वाले बोल्ट होल से प्लेट का कॉर्नर नाप दे रहा हूं और फोर्स के पैरेलल नाप दे रहा हूं तो वो भी एंड डिस्टेंस होगी। हाँ सर, इसका मतलब सर अगर मैं फोर्स के परपेंडिकुलर दो बोल्ट के बीच की होल डिस्टेंस नापता हूं सेंटर टू सेंटर, तो सर वो गेज थी। तो क्या सर किसी फोर्स के परपेंडिकुलर एंड ऑफ द बोल्ट के सेंटर से एंड ऑफ द प्लेट को मैं नाप दूं तो उसका नाम भी चेंज होगा? डेफिनेटली होगा बेटा, उसका नाम होगा एज डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? EDGE, एज डिस्टेंस। और इसको भी स्मॉल ई से शो करता हूं और इसको भी स्मॉल ई से शो करता हूं। इसका मतलब सर मोटा मोटा मुझे समझ में आ रहा है कि पूरा की पूरा खेल फोर्स के एक्शन पे है कि किस एक्शन पे फोर्स अप्लाइड हो रहा। फोर्स के पैरेलल पीपी, फोर्स के पैरेलल पीपी, पैरेलल पिच, फोर्स के पैरेलल पीपी, फोर्स के पैरेलल पीपी, कंफ्यूजन नहीं होगा। पीपी मतलब पैरेलल, पी मतलब पिच। पैरेलल अगर फोर्स के नाप दोगे तो एफपीपी फोर्स के पैरेलल पिच होती, एफपीपी फोर्स के पैरेलल पिच होती, फोर्स के पैरेलल पिच होती। तो दो एडजेसेंट बोल्ट होल के सेंटर से सेंटर की बीच की डिस्टेंस फोर्स के पैरेलल नाप दूं तो वो मेरी पिच डिस्टेंस, फोर्स के परपेंडिकुलर नाप दूं तो वो मेरी गेज डिस्टेंस। सिमिलरली कोने वाले बोल्ट का प्लेट के कोने से फोर्स के पैरेलल नापने पे एंड डिस्टेंस और फोर्स के परपेंडिकुलर नापने में एज डिस्टेंस। तो ये ध्यान रखना है। पहले डायग्राम बनाइए बहुत शांति से, अच्छे से, गलत नहीं करना। तो मैंने बात करी, पिच को लिखा। सर अगर मैं पिच की डेफिनेशन बाय डिफॉल्ट भूल जाता हूं फिर क्या करूंगा? बेटा हमारे पास है ना हमारा ग्रंथ आईएस कोड। आईएस कोड के पेज नंबर 4 पे जाना, क्लॉज 1.3.72 डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी है ना वो। तो जैसे भूल भी जाओ ना बेटा तो पूरी डेफिनेशन यहां मिल जाती है आपको। अगर भूल जाओ तो कम से कम एक लाइन की डेफिनेशन तो आप लिख ही लोगे, है ना। वो जनरल सेक्शन पे लिखी रहती है टर्मिनोलॉजी नाम से। टर्मिनोलॉजी में पेज नंबर 4 पे जाओगे तो पेज नंबर 4 पे सुंदर सा लिखा होगा पिच, और पिच में लिखा होगा द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द इंडिविजुअल फास्टनर इन अ लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड ऑब्लिक स्ट्रेस। ठीक है, ऐसा लिखा होगा। वैसे भी हम लिख सकते हैं, लाइन की एक बात कर रहा है क्योंकि एक ही लाइन बना अपना, इधर तिरछा नापोगे तो स्टैगर्ड हो जाएगी, वो आगे बात करेंगे। ठीक है, तो हमने उसी को लिखा, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन बोल्ट होल्स along the direction of force oblique stress and it is independent to the applied force. It is denoted by small p. पहली चीज। दूसरी चीज की अगर ये बोल्ट होल की जगह फास्टनर लिख दे, FASTENER फास्टनर,
रिवेट भी फास्टनर का टाइप है, बोल्ट भी फास्टनर का टाइप है। मतलब कनेक्शन करने के लिए जो मटेरियल पर्टिकुलर यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं फास्टनर, और लगाने के बाद, जोड़ने के बाद, रिवेटिंग करने के बाद उसको बोलते हैं फास्टनिंग, उसको बोलते हैं फास्टनिंग। तो कहीं बोल्ट होल की जगह फास्टनर होल का भी यूज कर ले तो दिमाग लगाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बोल्ट होल बोलो या फास्टनर होल बोलो, बात एक ही है। अगर बोल्ट के लिए होल कर रहे हैं तो बोल्ट होल, क्योंकि मैं अभी बोल्ट के लिए टर्मिनोलॉजी पढ़ रहा हूं इसलिए बोल्ट लगा दिया। रिवेट के लिए करता तो रिवेट होल बोल देता, और अगर कॉमन टर्म में बोलना है तो रिवेट बोल्ट की जगह फास्टनर होल्स लिख दो, खत्म कहानी, अपने आप हो जाएगा। या तो बोल्ट होगा या रिवेट होगा, फास्टनर में कुछ भी हो सकता है। फास्टनर मतलब रिवेट भी हो सकती है, नट बोल्ट भी हो सकता है। आगे समझ में, आगे बात करते हैं। तो इसकी मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग होगी, मिनिमम और मैक्सिमम स्पेसिंग होगी। पिच मतलब क्या है, एक प्रकार से स्पेसिंग हुई। तो पेज नंबर 73 पे जब आप जाएंगे, पेज नंबर 73, 74 पे जाना, 3 पे नहीं। पेज नंबर 74 पे जैसे ही आप जाएंगे तो पेज नंबर 74 पे आपको लिखेगा मिनिमम, एक जगह मैक्सिमम। तो पहले मैं पेज नंबर 73 पे जाके पहले बात करता हूं किसकी, पहले पेज नंबर 73 में मैं बात करता हूं मिनिमम स्पेसिंग, और स्पेसिंग इज नथिंग बट, और इसी को मैं बोल सकता हूं मिनिमम पिच, इसी को मैं बोल सकता हूं मिनिमम पिच। तो ऐसे लिख सकता हूं पी और मिनिमम, इसकी बात कर रहा हूं, पी मिनिमम की। तो कोडल प्रोविजन से अगर मैं पढ़ूं तो द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर्स shall not be less than 2.5 times of the nominal diameter of fastener। नॉमिनल मतलब समझाया था कि अगर मेरा एक बोल्ट है तो बोल्ट के शंक का जो डायमीटर होगा वो मेरा नॉमिनल डायमीटर होगा, बोल्ट के केस में, है ना। सर रिवेट के केस में बात करूं तो रिवेट के केस में भी आपका ये आपका हेड कहलाता है, ये आपका शंक कहलाता है। ये हेड हो गया, ये भी हेड हो गया, ये तो हमने पढ़ा था। इस पर हमने ऐसे ऐसे थ्रेड बना दी, इस पर कुछ नहीं बनेगा। ये हो गया शंक। तो शंक का जो डायमीटर होगा ये नॉमिनल डायमीटर कहलाएगा, और नॉमिनल डायमीटर इसका हो या उसका हो, दोनों को स्मॉल डी से शो करना है। ये आपका बेटा बोल्ट है, ये आपका रिवेट है। बोल्ट को क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ नट लगा देते हैं, है ना। सजा के बनाना हो तो बनाना, समझाने के लिए बना देता हूं मैं तो जल्दी में। वैसे बाकी दिखता बोल्ट कैसा है दिखा दिया है मैंने आपको, और नट कैसा दिखता है वो भी दिखा दिया, ठीक है। तो सेम आपका नट रहेगा, हेक्सागोनल शेप जनरली रहता है, इसलिए ऐसा दिखता है। जब बनाओगे इसको 3D में, 3D में नहीं मतलब प्लेन में, 3D में तो अलग बनेगा। तो ये नट हो गया आपका, ठीक है। ये थोड़ा सा शार्प एज रहती है, मैं तो बनाने में रेक्टेंगल से बना देता हूँ, रहती है शार्प एज, रहती है आपकी शार्प एज है। तो एक ये नट है, एक ये बोल्ट है ना। तो ये तो इस पे तो क्या हो जाता है कि आप इस तरीके से यूज कर लेते हो। रिवेट को क्या करते हो, रिवेट को ऐसे करके ठोक देते हो, रिवेट को ऐसे करके ठोक देते हो, और ठोकने के बाद जो ये डायमीटर बनता है इसको मैं बोलता हूं ग्रॉस डायमीटर ऑफ रिवेट, और इसको मैं शो करता हूं फाई से, ठीक है। ये हो गए रिवेट बिफोर ड्रिविंग, मतलब लगाने से पहले रिवेट ऐसी दिखती है, और ये हो गई रिवेट आफ्टर ड्रिविंग, है ना। इसकी जरूरत आपको वैसे अभी नहीं है, लेकिन समझ में आना चाहिए समझाने के लिए। तो मैंने बोला दोनों की दोनों, रिवेट और बोल्ट, दोनों का शुद्ध नाम होगा फास्टनर। क्या होगा दोनों का शुद्ध नाम, फास्टनर। क्या बोलेंगे, फास्टनर। स्पेलिंग से करो, क्या नाम हो गया,
फास्टनर, रिवेट हो या बोल्ट हो उसको फास्टनर बोल सकते हैं, लगाने की प्रक्रिया को फास्टनिंग बोल सकते हैं। तो रिवेट और बोल्ट को फास्टनर, सिंपल बोल्ट के टर्म में लिखना बोल्ट के टर्म में लिखो, रिवेट के टर्म में लिखना रिवेट के टर्म में लिखो, क्योंकि हमें बोल्ट के टर्म में लिखना है इसलिए डेफिनेशन में बोल्ट 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 कर रहा हूं। कोड दोनों के लिए कॉमन बोल रहा है इसलिए वो शुद्ध शब्दों में उसको फास्टनर बोलता है। आगे समझ में? तो हमने बोला कि दो एडजेसेंट फास्टनर होल की सेंटर से सेंटर डिस्टेंस मिनिमम किससे कम नहीं हो सकती, शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डाया ऑफ बोल्ट और रिवेट, या दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं फास्टनर। ये क्या पढ़ लो। ये कहां मिलेगा सर? हम तो नहीं मानते आपकी बात, मत मानो बेटा मेरी बात, मान के मिलेगा भी क्या? कुछ नहीं। तो आप कुछ नहीं करना, कोड का क्लॉज नंबर 10.2.2 मिनिमम स्पेसिंग हेडिंग डली होगी, पेज नंबर कितने में डली होगी? पेज नंबर 73 में डली होगी, और कोड का नाम होगा IS 800 2007। केवल एग्जाम में IS 800 2007 और आपकी स्टील टेबल मिलेगी, वही यूज होगी, वही मैं एप्लीकेशन पे भी आपको दोनों चीजों की सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा। IS 800 2007 अपडेटेड रहेगा कहां तक? फरवरी 2024 में 2 अमेंडमेंट आए हैं। एक अमेंडमेंट आया था जनवरी 2012 में और दूसरा अमेंडमेंट आया है 2024 में फरवरी में। अमेंडमेंट मतलब क्या होता है कि हमने कुछ बना दिया, उसका उसमें कुछ चेंज हुआ, कुछ हिट एंड ट्रायल हुआ, उससे कुछ नया रिजल्ट आया या कुछ करेक्शन करना है तो वो अमेंडमेंट में आएगा। उस कोड को पूरा रिवाइज ना करके अलग से सेपरेट पन्ना निकाल देते हैं जिसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो एक अमेंडमेंट आया जनवरी 2012 में, दूसरा अमेंडमेंट आया उससे 12 साल बाद फरवरी 2024 में। ठीक है, तो अमेंडमेंट भी लेके चलना है। तो आपके IS कोड में अमेंडमेंट अलाउ रहते हैं, तो IS कोड 800 2000, IS कोड 800 2007 जो कि लिमिट स्टेट के लिए, IS 800 1984 दैट इज यूर WSM मेथड के लिए पुराना। हमें तो लेटेस्ट 800 2007 क्योंकि लिमिट स्टेट मेथड हमें पढ़नी है, उसके लिए यही कोड यूज करना है। और उसमें भी 2 अमेंडमेंट आए हैं फरवरी 2024 तक। ठीक है, अभी 24 ही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो P मिनिमम वहां आप पढ़ेंगे डेफिनेशन में तो लिखता द मिनिमम स्पेसिंग 10.2.2 क्लॉज द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फास्टनर shall not be less than 2 shall not be less than, ऐसा होता है ग्रेटर देन, ये हुआ लेस, shall not be इसलिए काट दिया, shall not be less than 2.5 टाइम्स ऑफ नॉमिनल डायमीटर ऑफ फास्टनर, है ना। वहां फास्टनर होल की बात कर रहा है, यहां फास्टनर, है ना, ये फास्टनर होल है ना, और ये फास्टनर की बात कर रहा है, दोनों में अंतर है। तो 2.5 टाइम्स ऑफ फास्टनर्स, 2.5 टाइम्स ऑफ फास्टनर, ये कहलाएगी बेटा आपकी कौन? मिनिमम स्पेसिंग। ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं टू अवॉइड ऑफ फेल्यूर। इसको करने का मेन रीजन है, नोट में लिखूंगा, टू अवॉइड फेलियर ऑफ प्लेट, टू अवॉइड फेलियर ऑफ प्लेट। ये क्या मजाक है सर? कुछ नहीं है बेटा, प्लेट के पास होल कर दोगे तो क्या होगा, उसको समझने के लिए एक चीज समझाता हूं, उसको समझ जाओगे तो अपने आप चीजें समझ जाओगे। जो भी आपकी स्ट्रेस जनरेट होती है वो सर्कुलर शेप में होती। नहीं मानता सर मैं? मत मान भाई, कुछ नहीं करना, तालाब के पास बैठे हो तो पत्थर मार के देखना। सर तालाब में जाने नहीं देगी मम्मी बोलेगी डूब जाओगे, कोई बात नहीं, घर पे एक बाल्टी भरना, छोटे छोटे कंकड़ लाना, छोटे छोटे कंकड़ लाना, उस कंकड़ को बाल्टी के अंदर डुबुक से छोड़ देना। जैसे ही आप छोड़ोगे तो ऐसे लहर बन बन के ऐसे गोल 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 होगा। इसका मतलब स्ट्रेस चल रही है इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर शेप, राउंडेड शेप। सर्कुलर भी परफेक्ट नहीं बोलेंगे, राउंडेड शेप, थोड़ी लहर वहर मारता हुआ। आ गई समझ में? तो मैंने प्रैक्टिकल के लिए एक बार उस बाल्टी पे नहीं जा रहा तालाब पे, पानी में डूब जाओगे छोटे बच्चे, ऐसा मैं नहीं कह रहा, घर वाले चल जाता।
आप तो जाओ खूब नहाओ तैरो, कहीं तो मास्टर होंगे स्विमिंग के, कोई बात नहीं। आपने एक बाल्टी में एक छोटा सा पत्थर ऐसे डाल दिया, टुप, जैसे ही डाला तो क्या हुआ सर, जैसे ही डाला तो वो पत्थर डालने के बाद पानी कुछ इस तरीके से लहरों में दिखने लगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्ट्रेस है इन राउंडेड पैटर्न, इन सर्कुलर पैटर्न ही डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। बहुत अच्छे सर। फिर हमने क्या किया, फिर हमने वो पत्थर का डायमीटर एक जैसा लिया, उस पत्थर के डायमीटर को मैंने एक जैसा लिया। एक की जगह मैंने दो पत्थर पहले थोड़े पास से डाले, टुपुक डाल दिए। अरे क्या हुआ सर, पास से डाला तो एक पत्थर का सर्कल ऐसा बना और दूसरे पत्थर का सर्कल ऐसा 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 बन गया। अरे बन तो गया, लेकिन क्या हो गया सर, बन तो गया, लेकिन सर क्या हो गया, इस पत्थर का सर्कल ने मेरी मेहनत के पहले पत्थर के सर्कल को खराब कर दिया। इट मीन्स ओवरलैप कर दिया। और अगर ओवरलैप होगा, पहले से ही वो स्ट्रेस यहां चल रही, आपस में भिड़ंत हो गई और वो टूट गया, मतलब उसका शेप खराब हो गया, मतलब वहां प्लेट फेल होने की चांस हो सकती। अरे सर फिर क्या किए, तो फिर हमने थोड़ा सा क्या डायमीटर चेक कर लिया और उनको 2.5 और उस पत्थर के डायमीटर तक की डिस्टेंस पे रख के देखा और छोड़ा और छोड़ दिया। अरे सर छोड़ने में नया हुआ, क्या हुआ इसकी बात करते हैं कि इस केस पे मैंने क्या किया सर, ये जो मेरा पत्थर था, इनके बीच की जो दूरी थी सेंटर टू सेंटर वो 2.5D से कम थी। क्या थी, कम थी। हिंदी में लिखा क्या थी, लेस थी। क्या थी, कम थी। सर क्या थी, 2.5D से कम थी। ये प्रैक्टिकल करके देखा। ओके, तो क्या हो गया, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई, इसकी स्ट्रेस और इसकी स्ट्रेस ने आपस में क्या कर लिया, टकराव कर लिया। फिर क्या किया, मैंने इसकी और थोड़ा सा पत्थर दूर रख के देखा, फिर डाला, फिर टकरा गया और रख के देखा। जब मैंने परफेक्ट 2.5D की डिस्टेंस पे दोनों को डाला, जब मैंने परफेक्ट पहले पत्थर को डाला, कुछ इस तरीके से पहली स्ट्रेस बनी और दूसरे पत्थर को भी मैंने 2.5D डिस्टेंस से या उससे ज्यादा डाला तो कुछ इस तरीके की स्ट्रेस बनी। अरे सर क्या हो गया, अरे क्या हो गया सर, ये तो आपस में टकरा ही नहीं, मजे नहीं आई। बेटा मजे तो तुम्हारे खेलने के लिए है, लेकिन अगर ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रही थी तो फेलियर हो रहा था, प्लेट टूट जा रही थी। हम प्लेट की जगह हम पानी की हमारी जो लहरें थी जिसको हम अच्छा समझ के ताली बजा रहे थे, वो आपस में नहीं लड़ पा रही। हाँ यहां तो लड़ ले रही थी, हाँ खत्म कर ले रही थी। अब जब दूर दूर है तो सर अलग अलग गोले दिखे, सुंदर दिखे तो सर ये मुझे पता चला कि कम से कम 2.5D से ज्यादा क्या रखनी पड़ेगी सर, डिस्टेंस। इससे कम रखी तो आपस में लड़ लेंगे, इससे ज्यादा रखी तो आपस में नहीं लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो क्या नहीं होगा सर, फेलियर नहीं होगा। इट मींस मिनिमम कम से कम दो फास्टनिंग होल की बीच की डिस्टेंस अगर मैं फोर्स के पैरेलल नाप रहा हूं तो उस केस में 2.5 टाइम्स ऑफ जो मेरा फास्टनर है, इट मे बी रिवेट और इट मे बी बोल्ट, उसके शंक के डायमीटर, जिसको मैं नॉमिनल डायमीटर बोलता हूं, उससे कम नहीं रखना है। उससे कम रख दी तो आपस में स्ट्रेस क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगे और लफड़ा हो जाएगा, वो नहीं करना। इसलिए दो बोल्ट के जो छेदों का सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस है वो 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ फास्टनर में भी बोल्ट, फास्टनर में भी रिवेट। मैं फिलहाल बोल्ट के लिए बात कर रहा, तो नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट, नॉमिनल मतलब बोल्ट दो हिस्सों से बना, एक शंक
एक हेड। तो शंख का जो डायमीटर है वो नॉमिनल डायमीटर है, उसके 2.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर से कम हम पिच नहीं रख सकते। इसको बनाइए प्लीज। तो मिनिमम पिच की डेफिनेशन में मैं लिख सकता हूं, है ना, द मिनिमम स्पेसिंग, है ना, ये बने रहेगा डायग्राम आपका पहले से, तो आपको बार बार नहीं बनाना। मैंने लिखा मिनिमम स्पेसिंग, मिनिमम स्पेसिंग ब्रैकेट में चाहूंगा तो लिखूंगा बेटा पिच, मिनिमम स्पेसिंग पिच बिटवीन बोल्ट होल्स, बिटवीन, मैं फास्टनर लिखूंगी बोल्ट लिखूं जैसा आप चाह रहे हैं, मैं लिख देता हूं फास्टनर फिलहाल, है ना। तो ब्रैकेट में आप फास्टनर का मतलब समझ जाओगे, बोल्ट भी हो सकता है और रिवेट भी हो सकता है। तो मैंने बोला मिनिमम स्पेसिंग पिच बिटवीन फास्टनर ब्रैकेट में बोल्ट और रिवेट, बोल्ट और रिवेट, बोल्ट और रिवेट होल्स should not be less than कितना, 2.5 टाइम्स ऑफ 2.5 times the nominal diameter of fastener, और फास्टनर में भी बोल्ट और रिवेट। ठीक है, किसके लिए, प्लेट में फेलियर नहीं हो, इसलिए अगर ये पास हो जाएंगे तो ये फेलियर होने की चांस हो जाएगी जब लोडिंग होगी उस केस पे। लिख लीजिए एक बार इसको। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम। भाई मिनिमम जैसा है तो मैक्सिमम भी कोई ना कोई डिस्टेंस तो रहनी चाहिए। पता चले बाल्टी के बाहर पत्थर फेंकोगे तो कहां लेयर आएगी, इट मीन्स प्लेट के अंदर ही तक तो कहीं ना कहीं दो फास्टनर होल की मिनिमम तो मैंने बताई दी, मैक्सिमम भी तो कोई ना कोई डिस्टेंस होनी चाहिए। तो जो मैक्सिमम पिच होती है वो 32 टाइम्स ऑफ थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट, पतली वाली जो प्लेट होगी वो, अगर दो प्लेटें लगी मान लीजिए एग्जांपल के लिए 10 और 8 mm की, तो 32 इंटू 8 mm रहेगी या 300 mm। ये तो एज हॉल स्ट्रक्चर के लिए बात कर रहे हैं। अब स्ट्रक्चर को जब मैं दो अलग अलग पार्ट में डिफाइंड करता हूं, कंप्रेशन और टेंशन, तो उसके लिए अलग अलग वैल्यूज हो जाती हैं, अपन आगे बात करेंगे। तो मैं अगर देखना चाह रहा हूं कि मेरी मैक्सिमम स्पेसिंग माने मैक्सिमम पिच की बात करूं, तो वो आपको IS कोड के पेज नंबर 74 क्लॉज नंबर 10.2.3 800-2007 पे मिल जाएगी। कोडल प्रोविजन से बाहर नहीं जा सकते, अपने घर से डिजाइन नहीं कर सकते, डिजाइन तो हमें इसी के हिसाब से करनी है। तो मैं लिख सकता हूं द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ एनी टू adjacent फास्टनर्स, फास्टनर मतलब रिवेट और बोल्ट, shall not exceed 32 times of T or 300 mm, 32 times of T or 300 mm, whichever is less, where small t is equal to thickness of thinner plate, thickness of thinner plate, यहां तक लिखिए। इसी में मैं बात करूं कि अगर ये तो पूरे होल स्ट्रक्चर की बात कर दी, अगर मैं बात करूं फॉर कंप्रेशन मेंबर, किसके लिए बात करूं, फॉर कंप्रेशन मेंबर के लिए, तो कंप्रेशन मेंबर के लिए क्या मैक्सिमम पिच हो सकती है वो देखते हैं। फॉर कंप्रेशन मेंबर, तो फॉर कंप्रेशन मेंबर अगर मैं बात करता हूं तो कंप्रेशन मेंबर के लिए वैसे तो आपको क्लॉज में, उसी IS कोड के क्लॉज में मिल जाएगा, कहां पे लिखा होगा 10.2.3.2 पे कि मैक्सिमम द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टू एडजेसेंट फास्टनर पिच इन अ लाइन ऑफ
laying in the direction of stress shall not be 16T or 200 mm for the tension and 12T or 200 mm for the compression। तो मैं जानबूझ के वैल्यूज वैसे ही कराना चाहता हूं कि छोटी बड़ी वैल्यू किस केस पे आए वो ध्यान रहे, इसलिए मैं पहले वो लिखता हूं। ठीक है, तो मैंने लिखा था मैक्सिमम स्पेसिंग, स्पेसिंग को मैं ब्रैकेट में क्या लिखूंगा बेटा, पिच, है ना। द मैक्सिमम स्पेसिंग ब्रैकेट में पिच फॉर द कंप्रेशन मेंबर, फॉर द कंप्रेशन मेंबर not exceed 12T or 200 mm, 12T or 200 mm, whichever is lesser। whichever is less, ठीक है, whichever is less। ठीक, केस फर्स्ट मान के मैं चलता हूं एक एग्जांपल के लिए, केस फर्स्ट मान के चलता हूं, है ना। टी क्या है वहां, वैसे लिख लो, वेयर, वैसे तो लिख चुके हो, टी इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए अगर मैंने टी रखी 10 mm, टी रखी अगर मैंने 10 mm और कंप्रेशन मेंबर है, ठीक है, तो उस केस पे आपका जो P है शुड नॉट बी ग्रेटर देन, बड़ा नहीं हो सकता, किससे, तो क्राइटेरिया तो आपको मालूम है 12T और 200 mm, इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू। तो चेक करता हूं एग्जाम्पल के लिए, तो P शुड नॉट बी ग्रेटर देन, P मैक्सिमम है, आपने किया 12 into 10 दैट इज इक्वल टू 120 mm और 200 mm, कौन मिनिमम बेटा दोनों में से, तो अल्टीमेटली आपका जो P आ गया, P 200 mm से, तो एडॉप्ट करेंगे कौन, दोनों में से कम कौन, 120 की 200, 120, तो एडॉप्ट 120 mm। इसका मतलब P मैक्स मेरा 120 mm से ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब मैं P कितने से, 120 से कम रखूंगा, 110 रख सकता हूं, 100 रख सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं रख सकता। सर मिनिमम तो मैंने पढ़ लिया और मिनिमम तो मुझे समझ में आ गया कि वो स्ट्रेस एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करें, इसलिए करना और फेलियर नहीं हो। तो सर ये तो इसको जितना दूर रखो उतना अच्छा, इस पे क्यों हम बार बार बात कर रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए या वैसा करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ बोल्ट की या फास्टनर की, अगर मैं बात करूं इंडिपेंडेंट बिहेवियर ऑफ बोल्ट या फास्टनर की, तो हम जितनी ज्यादा पिच इंक्रीज करेंगे, है ना, उतना इंडिपेंडेंट बिहेवियर आपका बोल्ट का बढ़ेगा। इसका मतलब ऐसे नहीं समझो, इसका मतलब ऐसे समझो कि अगर दो लोग एक सीमित दूरी तक है और उस पर कोई लोड डाल रहा है तो हम आपस में रहेंगे, लेकिन हम दूर दूर है तो हम इजीली, जब तक हमारी पावर है उतना झेल जाएंगे, उसके बाद हम टूटने की शक्ति रख सकते हैं, क्योंकि हमसे इंडिविजुअल बिहेवियर में हमारी जितनी ताकत थी पूरी स्ट्रेंथ से ज्यादा हो गई, हमारा जो आपस में कनेक्टिविटी वाला बॉन्ड टूट गया, तो उस केस पे मेरा क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट बिहेवियर के कारण मेरा फेलियर भी इजीली दिखना चालू हो जाएगा। इस केस में इसलिए हम मैक्सिमम पिच भी डिसाइड करते हैं और मिनिमम पिच भी डिसाइड करते हैं। कंप्रेशन के केस में कम लेते हैं, क्योंकि याद रखो ज्यादा दूरी रहेगी और ऊपर से जब लोड लगेगा तो दबाएगा, बकल करेगा, तो अगर ज्यादा दूरी रही और दबाया तो बकलिंग ज्यादा होगी। इसलिए कंप्रेशन के केस पे हम जो वैल्यू है, जो क्राइटेरिया है, वो 20 या 200 mm लेते हैं, क्योंकि लंबा आदमी जल्दी झुकता है, छोटा आदमी कम झुकता है। और जो हमारी रिवेट या बोल्ट है वो हमारा क्या है, सपोर्ट है, तो वो सपोर्ट अगर हम पास पास लगाएंगे तो हम ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे। हमारा एक सपोर्ट नीचे एक सपोर्ट ऊपर रहेगा तो बीच में झुकने की चांस रहेगी। उस सेफ्टी के पर्पज से कंप्रेशन मेंबर पे मैक्सिमम स्पेसिंग इन
रिस्पेक्ट टू टेंशन हम कम लेते हैं, क्योंकि टेंशन के लिए हम लेते हैं 16T और 16T और उसी में आपको पहली लाइन पे दिख जाएगा 16T और 200 mm। 16T और 200 mm कंप्रेशन पे हम कम लेते हैं, क्योंकि आपको ऊपर से लोड लगना, बकलिंग होने पे अगर आप दूर दूर डिस्टेंस रखोगे तो आपका बकल होने की चांस ज्यादा हो जाएगी। टू सेफ्टी ऑफ बकलिंग आप कंप्रेशन मेंबर पे स्पेसिंग, मैक्सिमम स्पेसिंग कम रखते हो इन रिस्पेक्ट टू टेंशन मेंबर, टेंशन मेंबर के कंपैरिजन में रखते हो। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं केस सेकंड कि मैंने T इक्वल टू साहब मेरा 20 mm हुआ एक एग्जांपल के लिए, तो P मैक्सिमम कितनी हो सकती, शुड नॉट बी ग्रेटर देन, हमें तो मालूम है 12T और 200 mm, इन दोनों में से मिनिमम। तो हमने बोला 12 इंटू 20 माने 240 mm और 200 mm, तो इस केस पे बेटा क्या रखोगे, दोनों में से जो मिनिमम हुई, इसका मतलब इस केस पे मैं 200 mm से ज्यादा पिच प्रोवाइड नहीं कर सकता। ये तो मैंने बात करी कंप्रेशन की। ठीक है, तो यहीं मैं लिख देता हूं टेक मिनिमम नोट, टेक मिनिमम to avoid independent behavior of fastener, independent behavior of fastener। ठीक है, इसको लिखिए यहां तक, फिर कब टेंशन की बात करेंगे। अब हम बात करें फॉर टेंशन मेंबर, तो फॉर टेंशन मेंबर मैं बोल दूंगा, आपको क्लॉज तो वैसे ही दिख जाएगा, वही उसी क्लॉज में पहली टेंशन मेंबर का लिखा हुआ है। क्या लिखा था हमने, 10.2.3 पढ़ा था, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू एडजेसेंट फास्टनर्स पिच इन अ लाइन ऑफ लेइंग in the direction of stress shall not be exceed 16T or 200 mm whichever is less in tension member। तो मैंने बोल दिया मैक्सिमम पिच चाहो तो ब्रैकेट में स्पेसिंग, मैक्सिमम पिच चाहो तो ब्रैकेट में स्पेसिंग फॉर टेंशन मेंबर और टेंशन मेंबर not exceed कितना 16T और 200 mm whichever is less, है ना। तो P maximum for tension should not be greater than 16T और 200 mm, यहां लिखा मिनिमम। ठीक है, वेयर स्मॉल t इक्वल टू थिकनेस ऑफ थिनर प्लेट मतलब अगर 10 mm और 12 mm की लगी तो 10 mm को कंसीडर करके चलना। तो फॉर एग्जाम्पल t इक्वल टू मान लीजिए 10 mm है, t इक्वल टू मेरा कितना आ जाएगा, अगर 10 mm है, और टेंशन मेंबर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, किसके लिए बात कर रहा हूँ, टेंशन मेंबर के लिए। किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं, टेंशन मेंबर के लिए। तो टेंशन मेंबर के लिए मुझे मालूम है कि मेरा P मैक्सिमम शुड नॉट बी ग्रेटर देन किस से 16T मतलब 16 इंटू 10 माने 160 mm और 200 mm, दोनों में बेटा कौन काम, इनमें से जो मिनिमम लूंगा। तो क्या मिनिमम हो जाएगा इस केस पे 160 mm, मतलब टेंशन मेंबर के लिए 160 mm से ज्यादा दूरी नहीं रख पाऊंगा अगर मेरी 10 mm की प्लेट है। केस सेकंड मान के चलता हूं, एग्जांपल सेकंड, केस सेकंड या एग्जांपल सेकंड, एग्जांपल लिखो, केस तो क्या, T इक्वल टू अगर 20 mm है, उस केस पे क्या होगा, P मैक्सिमम शुड नॉट बी ग्रेटर देन कितना बेटा 16T और 200 mm, इन दोनों में से जो भी मिनिमम। तो किसके, मिनिमम ऑफ 16 इंटू टी माने 20, तो 320 mm और 200 mm दोनों में से कौन मिनिमम, सर इसका मतलब इस केस पे मैं 200 mm से ज्यादा प्रोवाइड
नहीं कर सकता। ये आपकी टेंशन मेंबर के लिए हो गई, यहां तक लिखिए। अब हम बात करें गेज डिस्टेंस की, तो डेफिनेशन में हम बोल ही चुके हैं कि फोर्स के परपेंडिकुलर दो एडजेसेंट बोल्ट होल के सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस को हम बोलते हैं गेज डिस्टेंस। तो वही लिखा हमने, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द बोल्ट होल्स परपेंडिकुलर, है ना, ब्रैकेट में चाहो तो ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, ये आपका क्या कहलाएगा, इज नोन एज गेज डिस्टेंस। डिपेंडेंट ऑन अप्लाइड फोर्स, उस पर डिपेंड करता है, एंड इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी। अगर आप भूल भी जाओ तो आईएस कोड के पेज नंबर 3 पे डेफिनेशन 1.3.55 आपको 800 2007 आईएस कोड में मिल जाएगी, वहां से आप लिख सकते हैं। तो इसको लिख लीजिए। एक और स्टैगर्ड पिच करके आपकी डेफिनेशन आएगी, है ना, आईएस कोड में भी आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी आईएस कोड में, तो वही डेफिनेशन के सेक्शन पे आगे जाएंगे, है ना, वहां आप देखिए मिल रही है क्या, स्टैगर्ड पिच, शेयर लैग, सर्विसिबिलिटी, सेमीकंडक्टर, ये वो फलाना डिम्पा सेकेंडरी। तो इस बार इसकी डेफिनेशन आपको कोड में नहीं मिलेगी, है ना। अब ये होती क्या है, अगर उसकी मैं बात करता हूं, होनी तो चाहिए, ऐसे कैसे नहीं होगी, नहीं दी, ठीक है। तो स्टैगर्ड पिच मतलब कुछ नहीं, आप समझिए, अगर बोल्ट एक लाइन में लगे हैं तो वो तो आपके नॉर्मल बोल्ट हो गए, लेकिन अगर आपके बोल्ट कुछ ऐसे लगे हुए हैं कि वो एक लाइन में नहीं लगे, स्टैगर्ड लगे हुए हैं, कुछ आड़े टेढ़े से लगे हुए हैं, और अगर आपका फोर्स यहां से ऐसा जा रहा P और यहां से इसका फोर्स ऐसा जा रहा P, फोर्स के डायरेक्शन पे, फोर्स के पैरेलल, अगर दो स्टैगर्ड का, एक लाइन का नहीं कह रहा, स्टैगर्ड मतलब एक दूसरे से आड़ी टेढ़ी डायरेक्शन पे है, तो उनकी ये डिस्टेंस मेरी कहलाएगी स्टैगर्ड पिच, और इसको मैं शो करूंगा स्मॉल PS से, ठीक है। तो ये आपकी स्टैगर्ड पिच कहलाएगी। सिमिलरली इस वाले एडजेसेंट इससे इस बोल्ट की ये डिस्टेंस आपकी कहलाएगी स्टैगर्ड पिच PS। आगे समझ में, तो स्टैगर्ड पिच मतलब क्या हो जाएगा, इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ स्टैगर्ड बोल्ट्स। स्टैगर्ड मतलब एक दूसरे से ऐसे एक लाइन में नहीं, ये पूरे एक लाइन में थे, लाइन ऑफ एक्शन पे थे। फोर्स के पैरेलल अगर मैं सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस नापू दो एडजेसेंट स्टैगर्ड बोल्ट की पैरेलल टू या अलोंग द फोर्स, तो वो मेरी जो पिच कहलाएगी वो कहलाएगी स्टैगर्ड पिच या स्टैगर्ड डिस्टेंस। तो इट इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस ऑफ द स्टैगर्ड बोल्ट मेजर इन द डायरेक्शन ऑफ लोड। यहां तक लिखिए। और ऊपर नहीं दिख रहा तो ये लिखा है स्टैगर्ड, STEGGERED, स्टैगर्ड पिच PS, ठीक है, इसको लिख लीजिए। हम बात करें एज डिस्टेंस की, तो हमें मालूम है कि फोर्स के परपेंडिकुलर लास्ट वाले बोर्ड से प्लेट की एंड को जो मैं नापूंगा वो मेरी कहलाएगी एज डिस्टेंस। अगर एज डिस्टेंस की डेफिनेशन मुझे चाहिए तो मैं वही पेज नंबर 2 आईएस कोड 800 2007 में 1.3.33 पे चले जाऊं, या फिर क्लॉज नंबर 10.2.4.2 पे इसके डाटा पेज नंबर 74 पे चले जाऊं। तो एज डिस्टेंस को मैं लिख सकता हूं, द एज डिस्टेंस is the distance at right angle मतलब परपेंडिकुलर को राइट एंगल लिख दिया, at right angle to the direction of stress माने फोर्स की बात कर रहा है या लोड की बात कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस फोर्स फ्रॉम द सेंटर ऑफ होल टू द एडजेसेंट एज, ठीक है, टू द एडजेसेंट एज। और इसके लिए डाटा की जब मैं बात करूंगा
तो मेरा एज डिस्टेंस मिनिमम कितना हो सकता है? पेज नंबर 74 पे जाऊंगा और पढ़ूंगा तो वो लिखता है द एज डिस्टेंस इज द डिस्टेंस एट द राइट एंगल, ठीक है, 10 पॉइंट, द एज डिस्टेंस क्या लिख दिया? द एज डिस्टेंस इज द एट द राइट एंगल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल टू द एडजेसेंट एज, द एंड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस ऑफ द डायरेक्शन टू द स्ट्रेस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द होल ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है। द मिनिमम एज डिस्टेंस, तो जो आपका ई मिनिमम है, द मिनिमम ई डिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन, मतलब ये कम नहीं होना चाहिए 1.7 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ होल, है ना, यहां याद रखना, डायमीटर ऑफ डाया ऑफ होल, डाया ऑफ होल, ठीक है। ये किसके लिए होता है? फॉर, ये ध्यान रखिएगा, फॉर केस ऑफ शेयर्ड, केस ऑफ शेयर्ड और हैंड फ्लेम कट एजेस, और यही आपका ई मिनिमम शुड नॉट बी लेस देन 1.5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ होल, डी नॉट, ठीक है। किसके लिए होता है? रोल्ड ऑब्लिक मशीन फ्लेम कट, सॉन इन प्लेन एज। ये एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस दोनों के लिए क्राइटेरिया तो आपका सेम रहता है ना। ये आपका क्या हो जाएगा? ई मिनिमम 1.7 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ होल ऑफ द केस ऑफ शेयर्ड और हैंड फ्लेम कट, मतलब आग से वैसे मशीन से बाय हैंड काटेंगे तो उसके लिए थोड़ी इफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, तो 1.7 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ होल रहेगा। और अगर आपका रोल्ड या मशीन फ्लेम कट से आप काट रहे हो तो ये 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट रहेगा। इसी के आगे मैं डिफाइन करता हूं एंड डिस्टेंस को, है ना। दोनों के लिए क्राइटेरिया सेम ही रहेंगे, मिनिमम की बात कर रहे हैं तो एंड डिस्टेंस की बात करेंगे। तो एंड डिस्टेंस को अगर आपको शो करना है या डेफिनेशन बतानी है तो हम क्या बता सकते हैं? एंड डिस्टेंस की डेफिनेशन, एंड डिस्टेंस की डेफिनेशन हम क्या बता सकते हैं कि भाई कुछ नहीं है, सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं? द एंड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस, द एंड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस पैरेलल टू द, है ना, यहां परपेंडिकुलर राइट एंगल पे है, यहां पैरेलल टू द डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस या अप्लाइड लोड या फोर्स, इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रेस और अप्लाइड लोड, ठीक है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ होल टू द एडजेसेंट, टू द एडजेसेंट, टू द एडजेसेंट एंड ऑफ द एलिमेंट। इसको भी शो करते हैं ई से ही, और ई मिनिमम इस केस पे भी वही रहेगा, शुड नॉट बी ग्रेटर देन 1 टाइम्स ऑफ डी नॉट और 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट। सेम पूरी कहानी एज एज डिस्टेंस, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक कोई परेशानी? और मैक्सिमम कितना होता है वो पढ़ने की अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको एज एंड डिस्टेंस दोनों एक ही जगह मिलेगी, एक ही क्लॉज में मिलेगी, आगे पीछे कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैक्सिमम जो एज डिस्टेंस होगी, मैक्सिमम एज डिस्टेंस की बात कर रहा हूं केवल, है ना, नोट में डालना, मैक्सिमम एज डिस्टेंस जो रहेगी, द मैक्सिमम एज डिस्टेंस शुड नॉट बी एक्सीड, इट शुड नॉट बी एक्सीड 12 टाइम्स ऑफ टी एप्सिलॉन वेयर ई इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 250 बाय एफ वाई, ये मैक्सिमम रहेगी, ठीक है, एज डिस्टेंस, ये आपकी मैक्सिमम एज डिस्टेंस रहेगी, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू। पिच, गेज, एंज ये सब आपको लगेंगी, तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।